टीम थी, चाहे वो वकील थे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, आपने एक ऐसी पार्टी को चुना जिसके अपने लीडर ने अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, और वो इन समेत अपनी पार्टी में शामिल हुए जिनको रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकी थी। लिहाजा अब वो बज़िद हैं कि हमें रिज़र्व सीटें खैबर पख्तूनख्वा में दी जाएँ, जो कि किसी सूरत उनको नहीं मिल सकती हैं। ये कहते हैं हम ओथ नहीं लेने देंगे, जब आपको अदालतें कहेंगी, जब आपके पास फोरम मौजूद है, आप उस फोरम पे जाएंगे, आखिरी फोरम सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ओथ डेफिनेटली उस सूबे के रिज़र्व सीटों का होना है, और वो सीटें अपोजिशन की जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं उनको मिलनी है, आपको किसी सूरत वो सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन आप जिस तरीके से कहें कि मैं नहीं ले सकता, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है जिस पे वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं ले दूँगा। वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो अपने सूबे पे ध्यान दें। दहशतगर्दी वहाँ पर जो है वो बहुत सर उठा चुका है। उनके अपने ज़िले में आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों जो कस्टम हुकाम को शहीद किया गया, आपके अपने ज़िले में किया गया, और एक वहाँ पर जब बाई इलेक्शन हो रहे थे तो एक निजी चैनल की DSNG को भी टारगेट उसी फायरिंग में किया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी शुरू है, आज खैबर पख्तूनख्वा सैलाब का शिकार है, और इनको पड़ी हुई है कि हमने जुम्मे के दिन एहतजाज करने हैं, हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है। लिहाजा जिस तरीके से दहशतगर्दी है, हमने पहले भी ये बात की थी कि दहशतगर्दों को जिस जमात ने पिछली दफ़ा कहा था कि हम इन दहशतगर्दों को पुरअमन तौर पर आबाद करेंगे, आज उन्होंने असला उठाया है तो हम किसका गिरबान पकड़ें। इन्हीं लोगों ने हमेशा कहा था, जब ये कहते हैं कि इनसे दोबारा वो कह रहे हैं उनसे मज़ाकरात होना चाहिए। जब आप नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में आते हैं तो आप ये आवाज़ नहीं उठाते हैं, उस फोरम पे आप आवाज़ उठाएं कि नेशनल सिक्योरिटी के फोरम पे कि जी हमने इनसे डायलॉग करनी है, वहाँ पर आप खामोश होते हैं। पेशावर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि साथ डायलॉग्स होने चाहिए। भाई जो लोग मेरे जो मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के नौजवानों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, उसको टारगेट करेंगे, आप उसके साथ किस तरीके से मज़ाकरात करेंगे। इस वक्त जो है ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। हम किसी सूरत जो है टेररिज्म बर्दाश्त अपने सूबे में नहीं कर सकते। आज हमारा सूबा टेररिज्म का शिकार है, आज हमारा सूबा सैलाब का शिकार है। सूबाई हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, वो अपने जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं कि हमारे जलसे जुलूस हों, ये चीज़ें हों, वो चीज़ें हों। और फिर अभी ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि PTI की 5 फ्रेंचाइज हैं, कौन सी फ्रेंचाइज पे अमल दरामद करना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं कि इलेक्शन सही नहीं हुए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहता है सही इलेक्शन हुए, हमें एतमाद इलेक्शन पे। तो इसका मतलब है कि आपको इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है। ये इलेक्शन सूबाई हुकूमतें नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन कराता है। तो फिर आप आपस में सलाह मशवरा कर लें कि इलेक्शन पे आपको एतमाद है या नहीं है। अगर एतमाद है तो इलेक्शन कमीशन को क्रेडिट दें, और अगर एतमाद नहीं है तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट भी करें। लेकिन आप पहले आपस में बैठ जाए। आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन एक बयान दे रहा है कि हमें एतमाद नहीं है, और CM कहता है मुझे एतमाद है। और जिस तरीके से बाजोड़ में आप पे लोगों ने एतमाद का जिक्र एतमाद किया है PTI पे, आपने अपने पुराने उससे टिकट ली, वहाँ पर एक कैंडिडेट जो इनका पुराना था, जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहा था, वो कत्ल हुआ। उसके बाद उसके भाई इलेक्शन लड़ा, और वहाँ पर जिस तरीके से वो सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता आज़ाद हैसियत से, वो भी सबके सामने है। और जिस तरीके से इलेक्शंस हुए, आज इन 2 महीनों में अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर एतमाद किया। इनके इस रवैये को लोगों ने ठुकराया। पहले तो चलो इन्होंने काम पे एतमाद नहीं, फॉर्म 47। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंटों से सुबह के वक्त ही फॉर्म 45 साइन करा लिया। हम इनकी बात को नहीं मानते, लेकिन क्या वहाँ पर सिर्फ PTI के लोग लड़ रहे थे, बाकी जमातों के इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे? किसी जमात ने एतराज़ किया कि हमसे पहले साइन ले लिए गए? किसी जमात ने एतराज़ किया कि इलेक्शन में धांधली हुई है? एक ही जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने कहा कि धांधली हुई है, हमें इस चीज़ पे एतमाद नहीं है। बाकी किसी जमात ने वहाँ पर जो है वो आवाज़ जो है वो नहीं उठाई। लिहाजा हम ये चीज़ें जो हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वो इस वक्त जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, सैलाब का शिकार है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। वज़ीर आला साहब को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। अपने सूबे के हकूक़ के लिए इस्लामाबाद में बिल्कुल आएँ, वफाक के साथ बैठें, अच्छे मामलात तय करें ताकि हमारे सूबे के जो है वो तरक्की हो सके। हमारे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें हमारे वफाक को सपोर्ट कर सके। हमारे जो हमने फॉर्मर फाटा के साथ कमिटमेंट की थी, वहाँ पर जो है डेवलपमेंट स्कीम्स की कि 100 अरब सालाना हम खर्च करेंगे, उसकी आवाज़ उठाएं, न कि आप आकर जो है कन्फ्रंटेशन करें। इस कन्फ्रंटेशन में जो है
हमारा सूबा सफ़र करेगा, सिर्फ पीटीआई सफ़र नहीं करेगी, हमारा सूबा सफ़र करेगा। इस वक्त जो है हमारे जो अस्पतालों की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो पोजीशन है वो भी सबके सामने है। तालीमी हवाले से जिस तरीके से पिछले दिनों जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से जो चीज़ें आई हैं कि किताबें जो है मौजूद नहीं है, तो बहुत से हमारे इशूज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा आप ये जो है आप ये जल्द से जुलूस को फ़िलहाल छोड़ें, आप अपने एहतजाज छोड़ें, अपने सूबे के हकूक़ की बात करें। आप हमेशा कहते हैं आप हकूक़ की बात करें, इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात ठीक करें, हम ये नहीं चाहते। हाँ, आप अपोजिशन करें, अपोजिशन का अपना एक फोरम है वहाँ पर करें, लेकिन आप जिस तरीके से आपने दंगा फसाद पार्लियामेंट में मचाया हुआ है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो सर्कस लगा हुआ था, जो तूतियाँ और बाजे और ये चीज़ ले गए, वो फोरम पार्लियामेंट नहीं है। तूतियों और बाजों का एक और फोरम है, अगर आपको पता नहीं हम आपको की रहनुमाई कर लेंगे, वहाँ पर आप जाए तूतियाँ और बाजे बजाएं। वो पार्लियामेंट का फोरम है, आपको अवाम ने अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा है कि आप वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी करें, हमारे इश्यूज़ को डिस्कस करें, न कि वहाँ पर आके आप जो है वो हमारे जो है वो जो बीन बाजे वो उठाकर जो है वो चले। अब अपने ही इनके कल मैंने इनके एक रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट देखी, उससे पहले मैंने देखी पिछले दिनों सिंध में एहतजाज था, कुछ लोगों ने वहाँ पर कानून को हाथ में लिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पर ऑर्डर चुके कि सियासी कैदियों को फिर जैसे गिरफ्तार हो छोड़ दें, जिस पे चेयरमैन मरवत साहब ने एक ट्वीट की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा किया। शाम को ट्वीट की, सुबह वो ट्वीट डिलीट हो गई, शायद बहुत प्रेशर आ गया होगा पार्टी से। अब वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पार्टी के दोस्त मुझे पीएसी का चेयरमैन नहीं बने देते। देखिए, पीएसी का चेयरमैन जो है, जो अब इशू बना हुआ है, ये एक रिवायत है। एक रिवायत है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन को हमने पीएसी की चेयरमैनशिप देनी है, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है। अगर पीटीआई को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इतनी पसंद है तो उसको ओन कर ले। ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर इनके लिए अपनी चीज़ ठीक होती है उसको कहते हैं ये हलाल है, बाकी हराम है। अगर आप पीएसी के चेयरमैनशिप को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मान रहे हैं तो फिर आप सारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मान लें। लिहाजा ये एक रिवायत रही है। माजी में चौधरी निसार अली खान साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो पीएसी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, फिर नजीर उल चंद साहब बने, हालांकि अपोजिशन में हुकूमती नुमाइंदे थे, पीएसी के चेयरमैन बने। पिछली उसमें भी लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब थे, नूर आलम साहब पीएसी के चेयरमैन बने। हमारी कोशिश होगी कि रिवायत, क्योंकि स्पीकर का प्रोविडेव है, अपोजिशन को जो है वो पीएसी की चेयरमैनशिप मिलनी है। अपोजिशन जमातों ने फैसला करना है। अपोजिशन में सिर्फ पीटीआई नहीं है, अपोजिशन में जेयूआई भी मौजूद है, वो भी अपने आप को क्लेम करके वो अपोजिशन जमात है। तो दो जमातें इस वक्त अपोजिशन में है। अब स्पीकर साहब ने और अपोजिशन ने बैठ कर फैसला करना है कि पीएसी की चेयरमैनशिप किसको मिलनी है। पीटीआई तो आपस में लड़ी हुई है कि हम किसको दें, बकौल शेर अफजल साहब कि मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ हैं कि मुझे जो है वो पीएसी की चेयरमैनशिप जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा इधर मौलाना साहब ने भी अपनी एक कंपेन, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पशीन में उस दिन खिताब किया, इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात की सियासत छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए हमारे बलूचिस्तान की आवाम पे, बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन पे कि असम्बली जो है वो ख़रीदी गई है, मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब के पास सबूत मौजूद हैं तो अपने प्रॉपर फोरम पे लाएँ। स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है पीटीआई वाला रवैया इख्तियार न करें। सिर्फ उन्हें क्या ये ख़रीद ली गई है, किसने ख़रीदी है, किसने बेची है, नाम तो ले लेना। स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने तो ये चीज़ है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आवाम का जो है उन्होंने उसकी तजलील की है। इस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दीजिए चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान को आवाम ने रिजेक्ट किया है तो उसका बदला जमहूरियत से और पाकिस्तान की आवाम से न लें। उनको चाहिए जहाँ पर उनको चीज़ें पसंद आती हैं वहाँ पर वो कहते हैं ठीक है। सेनेट के इलेक्शन में जब उनको 2 सीटें मिल रही थी वो कहते हैं ठीक है। जहाँ पर उनको हार नज़र आती कहते हैं मेरा बाइकआउट है। जहाँ पर उनको पिछली दफ़ा भी जब ज़मीनी इलेक्शन सेनेट का था उनको सेनेट की सीट नज़र आ रही थी तो उन्होंने कहा मुझे पसंद है, और जब ज़मीनी इलेक्शन आए तो मुझे पसंद नहीं है। 2 सीटें बिला मुकाबला उनको बलूचिस्तान में मिली तो वो पार्लियामेंट उनको पसंद थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 16 महीने हमने पीडीएम और इत्तेहादी जमात ने गुजार, उन्होंने कहा कि इकनॉमिकल क्राइसिस हम इस मुल्क को निकाल रहे हैं, उस वक्त वो पीडीएम के सरबराह भी थे, उस वक्त 16 महीनों को वो अच्छा भी कहते थे, ठीक भी कहते थे। आज उनको पता चला कि वो पीडीएम की जो और उस इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है वो जो है वो गलत थी। मैं समझता हूँ कि सियासत में हमेशा मसले का हल डायलॉग्स के ज़रिए होता है। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान को पीटीआई की उस पर रोड पे चलना चाहिए और कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हमेशा चाहे उनके वालिद साहब रहें चाहे वो रहे, उन्होंने हमेशा डायलॉग्स की पॉलिटिक्स की, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स नहीं की। तो डायलॉग्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस दिन प्रेसिडेंशियल एड्रेस में
आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये दावत दी है कि आएँ आप डायलॉग्स करें, जिसके भी कोई मसाइल हैं तो ये डायलॉग्स के जरिए हल होते हैं, कन्फ्रंटेशन के ज़रिए, रोडों के ज़रिए हल नहीं होते। तो अगर ये चीज़ें होंगी और इस किस्म के अगर ये कन्फ्रंटेशन करेंगे तो उसमें नुकसान किसको होगा? डेमोक्रेसी को होगा, जमहूरियत को होगा। लिहाजा हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को नुकसान हो, क्योंकि अगर जमहूरियत को नुकसान होगा फिर यही लोग सब होंगे एक ही ट्रक पे होंगे, फिर बोलेंगे जमहूरियत हम बचाएं। लिहाजा ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम नहीं कहते कि होते। हमने हमेशा दावत दी है, हमेशा हमने कहा है कि आप आएँ, डायलॉग के ज़रिए मसले हल हों। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर इलेक्शन पे एतराज़ है, वो ये कहते हैं कि मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया है, तो उनकी अपनी अपोजिशन की जमात जिनके साथ वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हुए इकट्ठे, तो पीटीआई हिसाब दे पहले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर मौलाना फजल रहमान के मैंडेट पे डाका डाला गया बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के, तो वो मैंडेट फिर पीटीआई को दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी गई। तो इखलाकी जुरत का मुजाहरा करे पीटीआई के हमारे दोस्त कि मौलाना फजल रहमान के हक़ पे जो डाका डाला गया बकौल मौलाना फजल रहमान के, उनको अपनी सीटें वापस कर दें। जो आज पीटीआई के दोस्त हमारे जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पहले बना लें, उसके बाद फिर दूसरे सूबों पे उंगली उठाएंगे जी हम वो करते हैं। और जहाँ तक सेंट का इलेक्शन है, इस वक्त आप देखें कि 3 सूबों में सेंट के इलेक्शन हुए। बलूचिस्तान पे सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जाती थी कि सेंट में पैसों का रेल फेर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जिस जमात की जितनी सीटें बनती थी हमने बिला मुकाबला दी। इसी तरह हमने सिंध में भी दी, इस तरह हमने पंजाब में भी दी। सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और वो नहीं चाहते कि रिजर्व सीटों का वो तो सेंट के इलेक्शन को उन्होंने डिले किया। लेकिन मैं उनको सिर्फ इशारतन ये कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा तो आपने 20 मेंबरान निकाल दिए थे और अपने उस वक्त इलेक्शन में 3 महीने रह रहे थे, अब इलेक्शन में रह रहे 5 साल। तो मुझे बताएं कि क्या ऐसे ना हो कि आपको आधी पार्लियामेंट सूबाई असम्बली फारिग करनी पड़े, फिर उस पर कायम रहना। जैसे 20 निकाले थे, फिर आधी सूबाई असम्बली अपनी फारिग करने के लिए तैयार बैठ जाए, क्योंकि आपने अपनी रिवायत बरकरार रखनी है। तो फिर आधी सूबाई असम्बली शायद ऐसे ना हो कि फिर आपको दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में जाना पड़े और आधी सूबाई असम्बली जो है वो आपको फारिग करनी पड़े। मैं इशारतन सीएम साहब को ये मैसेज दे रहा हूँ, बाकी वो खुद समझदार हैं। और आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा कि कल एक फेक न्यूज़ चली मीडिया के ज़रिए, चलाया गया हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कि हमारे ऑनरेबल MNA हैं डेर इस्माइल खान से फ़तीउल्लाह मीरखेल साहब, कि उनको किसी वजूहत पर जो है वो शो काज नोटिस दिया गया है। तो वो फेक न्यूज़ थी, क्योंकि डी खान में हमारे इनकी अपनी आबाई तहसील में एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का कंपटीशन इंशाअल्लाह ताला हम वो बार एक सिरे से जीतने जा रहे हैं। तो हमारी मुखालफिन ने एक फ़ेक न्यूज़ चलाई है कि इनको किसी वजह से शो काज नोटिस मिला है, जो कि सरासर गलत है। उसकी तरदीद सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी की है, और मैं मीडिया के ज़रिए भी आपको करना चाहता हूँ कि इस किस्म के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए जाएँ। जब होगा कोई चीज़ तो फिर हम खुद अपनी पार्टी के अंदर अपने मामलात बैठ कर हल करते हैं, मीडिया के ज़रिए हल नहीं करते। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नदीम चंद साहब कुछ बातचीत करना चाहेंगे तो मैं उनको भी सवालात ले लें। आप पहले कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी इस वक्त इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद आवाम जो है उसकी यकीनन एक जेन्युइन डिमांड है कि मुल्क में महंगाई है, लाकानूनीयत है, बेरोज़गारी है, हर हवाले से। और इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 9 करोड़ से लोग ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है, और पार्लियामान में आने वाली जमातें या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब के ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। अवाम एक सीरियस एफर्ट्स, एक सीरियस कोशिश देखना चाहते हैं कि हमारे सियासतदान, हमारे नुमाइंदे अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आज तक हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रोना रोते रहे हैं, लेकिन जो जैसे भी इलेक्शन हुए अवाम ने वोट दिया। वोट अवाम का तो कसूर नहीं है वोट देने में, कसूर तो हमारा अपना है कि हम कभी भी इलेक्शन को आज़ाद खुद मुख्तार ना बना सके जैसा होना चाहिए। तो अब पार्लियामान में अगर हम बैठे अवाम के मसाइल पे बात करने की बजाय गाली गलोच की सियासत होती रहेगी, तो फिर यकीनन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती है। और फिर अवाम सियासतदानों की पहले भी इज़्ज़त कम हुई है, और हम अपने उन शोहदा के सामने भी शर्मिंदा होंगे जिन्होंने जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए फांसी की सूली पे भी चढ़े और शहादतें भी दी, और वो कारकुन जो बेचारे कोड़े भी जिन्होंने खाए। तो पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट के ख़िताब के ऊपर पहले भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीच की थी उसके आप
निकात देख लें। हमने पोलराइजेशन का ख़ात्मा, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो अवाम के हकूक़ की बात की, अवाम को डिलीवर करने की बात की, तो अगर उसके ऊपर किसी को इतराज़ है तो आप अपनी स्पीचेस में कर सकते हैं। तो आप अपने गैर पार्लिमानी रवैये जो हैं, इससे अवाम में एक मायूसी फैलती जा रही है। हम स्पेशली PTI के लोगों को या उन कुव्वतों को जो पार्लियामान को नहीं चलने देना चाहते, जो हैं तो सियासतदानों के लिबादे में बैठे हुए, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि शायद वो सियासतदान नहीं है। दूसरा, इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है, 70% हमारी इकॉनमी जो है मुंसलिक है ज़राअत के ऊपर, और ज़राअत में इस वक्त क्योंकि सीज़न है, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान का, और गंदम उसका मेन एक जुज़ है। तो गंदम की जो पैदावार बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, लेकिन हमारी निगरान हुकूमत के दौर में जो गंदम एक बहुत बड़ा क्राइम, एक जुर्म किया गया कि 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई, जबकि 47 लाख टन से ज़्यादा गंदम पास्को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास पड़ी हुई थी। तो आपने और एक गंदम इंपोर्ट की। पीपल्स पार्टी पहले भी, जब हमारा 2008 से 13 का दौर था, पहली हुकूमत थी जिसमें गंदम सरप्लस हुई। तो अब जाके उसके बाद, पहले भी मुशर्रफ दौर में भी इंपोर्ट होती रही खरबों की, पीपल्स पार्टी के बाद फिर इंपोर्ट होती रही, आप बाहर के ममालिक से मंगाते रहे। अगर किसान ने गंदम पैदा करनी शुरू की है अपने मजदूर के लिए, अपने हारी के लिए, अपने आम गैर काश्तकार तबके के लिए, तो ये हमारी हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से अब फिर हम एक क्राइसिस की तरफ जाएंगे। आइंदा गंदम लगाएगा कोई नहीं, उगाएगा कोई नहीं। तो मेरी हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि एक एक दाना ख़रीदे। इस वक्त 300 रुपया बोरी के रिश्वत के हिसाब से एक बैग की रिश्वत दी जा रही है, खाली बैग देने की किसान को। तो किसान का कत्ल, मुआशी कत्ल जो है, इससे बचाएं उसको। और अगर पाकिस्तान में किसान भी सड़कों पे आ गया या किसान ने भी काश्तकारी छोड़ दी, तो ये मुल्क मज़ीद क्राइसिस में चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ये भरपूर मुतालबा करती है। इससे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने भी मुतालबा किया, और हम समझते हैं कि हमारे किसान का, वो सिंध का किसान हो, पंजाब का हो, KPK का हो, बलूचिस्तान का हो, कश्मीर का हो, उसको बचाएं। और ये आप गंदम ख़रीदें और आवाम को सस्ता आटा, सस्ती रोटी ज़रूर दें, लेकिन किसान की गंदम ज़रूर, जो आपने कीमत मुकर्रर की है 3900, उस पर इंश्योर करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे हमने बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। एक ही पाकिस्तान में ऐसा काम है जिसकी सारी पार्टियाँ भी तारीफ़ करती हैं और सारी दुनिया भी तारीफ़ करती है, लेकिन हमारी लोगों को वो भी जो किस्तें मिलती हैं, जो ट्रांच मिलती है, वो इन्होंने एक अजीब सा सिस्टम बना दिया है कि लाइनें लगी होती हैं, लोग जलील हो रहे होते हैं। बैंक्स के पास, गवर्नमेंट के ख़जाने से बैंक्स के पास तो अरबों रुपया चला गया, अब वो बैंक्स पैसे इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी फेयर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि गरीबों को हम ज़रूर दें उनको, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ध्यान रखें। और ये अगर आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से किसी को जेलसी है, तो उसके इस पाकीज़ा काम को दागदार मत होने दें। ये हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी कि इसके ऊपर स्पेशल एक ध्यान दिया जाए और इसको एक ट्रांसपेरेंट और मज़ीद तेज़ी के साथ लोगों को, ताकि पैसे मिलें। दूर दराज इलाकों में जो बैंक्स अपने पास रखते हैं, अगर उन्होंने जो पॉज बनाए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो पैसे देने के तरीक़ाकार है, उसमें कबाहत है, उसको ज़रा और शफाफ होना चाहिए। जी, ये बताया कि आपने चेयरमैन PSC की बात की, ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत KUI से मुज़ाकरात करने जा रही है और उनको कश्मीर की चेयरमैनशिप और PSC की चेयरमैनशिप ऑफर करने वाली, क्या इसमें कोई हकीकत है? देखें, PSC की चेयरमैनशिप या कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप कोई हुकूमत, देखें स्पीकर ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और उसमें जितने भी आपके पास सीटें मौजूद हैं, चाहे हुकूमत के हैं चाहे हुकूमत की इत्तेहादी हैं, जो हुकूमत उसकी इत्तेहादियों को अपने एक कोटा मिलना है, अपोजिशन को अपने कोटा मिलना है। अपोजिशन ने आपस में बैठकर एक फैसला करना है कि ये चेयरमैनशिप उनकी कौन कौन सी। तो अब पार्लियामान में अगर हम बैठे अवाम के मसाइल पे बात करने की बजाय गाली गलोच की सियासत होती रहेगी, तो फिर यकीनन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती है, और फिर अवाम सियासतदानों की पहले भी इज़्ज़त कम हुई है, और हम अपने उन शोहदा के सामने भी शर्मिंदा होंगे जिन्होंने जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए फांसी की सूली पे भी चढ़े और शहादतें भी दी, और वो कारकुन जो बेचारे कोड़े भी जिन्होंने खाए,
तो पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट के खिताब के ऊपर पहले भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीच की थी उसके आप नकात देख लें। हमने पोलराइजेशन का ख़ात्मा, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो अवाम के हकूक़ की बात की, अवाम को डिलीवर करने की बात की, तो अगर उसके ऊपर किसी को इतराज़ है तो आप अपनी स्पीचेस में कर सकते हैं। तो आप अपने गैर पार्लिमानी रवैये जो हैं, इससे अवाम में एक मायूसी फैलती जा रही है। हम स्पेशली पीटीआई के लोगों को या उन कुव्वतों को जो पार्लिमान को नहीं चलने देना चाहते, जो हैं तो सियासतदानों के लिबादे में बैठे हुए, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि शायद वो सियासतदान नहीं है। दूसरा इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है, 70% हमारी इकॉनमी जो है मुंसलिक है ज़राअत के ऊपर, और ज़राअत में इस वक्त क्योंकि सीज़न है, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक इशू है पाकिस्तान का, और गंदम उसका मेन एक जुज़ है। तो गंदम की जो पैदावार बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, लेकिन हमारी निगरान हुकूमत के दौर में जो गंदम एक बहुत बड़ा क्राइम, एक जुर्म किया गया कि 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई, जबकि 47 लाख टन से ज़्यादा गंदम पास्को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास पड़ी हुई थी। तो आपने और एक गंदम इंपोर्ट की। पीपल्स पार्टी पहले भी, जब हमारा 2008 से 13 का दौर था, पहली हुकूमत थी जिसमें गंदम सरप्लस हुई। तो अब जाके उसके बाद पहले भी मुशर्रफ दौर में भी इंपोर्ट होती रही खरबों की, पीपल्स पार्टी के बाद फिर इंपोर्ट होती रही, आप बाहर के ममालिक से मंगाते रहे। अगर किसान ने गंदम पैदा करनी शुरू की है अपने मजदूर के लिए, अपने हारी के लिए, अपने आम गैर काश्तकार तबके के लिए, तो ये हमारी हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से अब फिर हम एक क्राइसिस की तरफ जाएंगे। आइंदा गंदम लगाएगा कोई नहीं, उगाएगा कोई नहीं। तो मेरी हुकूमत पंजाब से और फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि एक एक दाना ख़रीदें। इस वक्त 300 रुपया बोरी के रिश्वत के हिसाब से एक बैग की रिश्वत दी जा रही है, खाली बैग देने की किसान को। तो किसान का कत्ल, मुआशी कत्ल जो है, इससे बचाएं उसको। और अगर पाकिस्तान में किसान भी सड़कों पे आ गया या किसान ने भी काश्तकारी छोड़ दी, तो ये मुल्क मज़ीद क्राइसिस में चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ये भरपूर मुतालबा करती है। इससे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने भी मुतालबा किया, और हम समझते हैं कि हमारे किसान का, वो सिंध का किसान हो, पंजाब का हो, KPK का हो, बलूचिस्तान का हो, कश्मीर का हो, उसको बचाएं। और ये आप गंदम ख़रीदें और आवाम को सस्ता आटा, सस्ती रोटी ज़रूर दें, लेकिन किसान की गंदम ज़रूर, जो आपने कीमत मुकर्रर की है 3900, उस पर इंश्योर करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे हमने बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। एक ही पाकिस्तान में ऐसा काम है जिसकी सारी पार्टियाँ भी तारीफ़ करती हैं और सारी दुनिया भी तारीफ़ करती है, लेकिन हमारी लोगों को वो भी जो किस्तें मिलती हैं, जो ट्रांच मिलती है, वो इन्होंने एक अजीब सा सिस्टम बना दिया है कि लाइनें लगी होती हैं, लोग जलील हो रहे हैं। बैंक्स के पास, गवर्नमेंट के ख़जाने से बैंक्स के पास तो अरबों रुपया चला गया, अब वो बैंक्स पैसे इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी फेयर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि गरीबों को हम ज़रूर दें उनको, लेकिन उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ध्यान रखें। और ये अगर आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से किसी को जेलसी है, तो उसके इस पाकीज़ा काम को दागदार मत होने दें। ये हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी कि इसके ऊपर स्पेशल एक ध्यान दिया जाए और इसको एक ट्रांसपेरेंट और मज़ीद तेज़ी के साथ लोगों को, ताकि पैसे मिलें। दूर दराज इलाकों में जो बैंक्स अपने पास रखते हैं, अगर उन्होंने जो पॉज बनाए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे देने के तरीक़ाकार है, उसमें कबाहत है, उसको ज़रा और शफाफ होना चाहिए। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।